दिमाग के मशहूर डॉक्टर ने औरतों के पागल खाने का विज़िट किया। वहाँ पर डॉक्टर की नज़र एक लड़की पर गई जो शक्ल सूरत से काफ़ी समझदार दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों से वह पागल होने का ड्रामा कर रही थी। डॉक्टर ने पागल खाने की मैनेजर से कहा कि मेरे ख्याल से यह लड़की पागल नहीं है, लेकिन मैनेजर ने डॉक्टर को इस बात का यकीन दिलाया कि ये पागल ही है, जो पिछले 5 सालों से अजीब अजीब हरकतें करती है, सब लोगों को मारने को दौड़ती है, अपने बाल नोच लेती है। एक नॉर्मल लड़की भला ऐसा कुछ क्यों करेगी? उसकी बात सुनने के बाद भी डॉक्टर उस लड़की से बात करना चाहते थे। डॉक्टर ने बड़ी ही राजदारी से उस लड़की से पूछा कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मुझे बताओ तुम यह पागलपन का नाटक क्यों कर रही हो? मैंने दुनिया देखी है और मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है कि तुम पागल नहीं हो। पहले तो लड़की खामोश रही और डॉक्टर को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने जो कुछ बताया वह सब सुनकर डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये विज़िट डॉक्टर प्रताप की रिसर्च का हिस्सा था। उन्हें 2 साल में लगभग 50 पागल खानों में जाना था। वह लोगों की ज़िंदगी को जानना चाहते थे। ये एक तरह का सर्वे था जिसमें अक्सर ऐसे पागलों से उनका सामना होता था जो किसी धोखे का शिकार बने थे या उन्हें ऐसा कोई सदमा लगा था कि वह पागल होकर रह गए थे और इस पागल खाने में पहुंच गए थे। एक बार डॉक्टर प्रताप को एक औरत की पागल खाने जाने का मौका मिला। वहाँ पर ऐसी बहुत सी औरतें थीं जो हालात की मारी थी और काफ़ी सालों से पागल खाने में पड़ी हुई थी। औरतों के बीच डॉक्टर प्रताप को एक लड़की नज़र आई जो शायद 25-26 साल की उम्र की थी। उस पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर प्रताप इस नतीजे पर पहुंच गए कि वह लड़की पागल तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर प्रताप ने उसके बारे में पागल खाने के मैनेजर से बात की और उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह लड़की जो सामने बैठी है पागल नहीं है, बस ये ड्रामा कर रही है। डॉक्टर प्रताप ने उस लड़की के इंटरव्यू लेने की बात जब मैनेजर को कही तो मैनेजर ने यह सुनकर साफ इनकार कर दिया कि वह किसी भी तरह से इस लड़की के करीब डॉक्टर प्रताप को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक है। जो भी इसके पास जाने की कोशिश करता है ये उस पर टूट पड़ती है और इस लड़की का कोई अपना है ही नहीं। आज तक इससे कोई मिलने भी नहीं आया। हमने इसलिए इसको दूसरी औरतों से अलग रखा हुआ है क्योंकि यह दूसरी औरतों के लिए ख़तरा है। ये सभी पर हमला करती है। ये कोई ड्रामा नहीं कर रही, ये सचमुच में ही पागल है। अगर ये पागल ना होती तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों करती? डॉक्टर मैनेजर की बातें सुनते रहे, लेकिन फिर भी डॉक्टर प्रताप का दिल गवाही दे रहा था कि लड़की पागल नहीं है। डॉक्टर प्रताप ने मैनेजर को कहा कि मैं हर हाल में इस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रताप के बार बार कहने पर मैनेजर ने उन्हें लड़की से मिलने जाने दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया था और साथ में ये भी कहा कि अगर ये लड़की आपके ऊपर हमला करती है इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर प्रताप ने कहा, आप डरिए नहीं, ये लड़की मुझ पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगी। डॉक्टर प्रताप एक कैबिन में गए। शुरू में तो डॉक्टर प्रताप भी घबरा रहे थे क्योंकि मैनेजर ने उन्हें काफ़ी डरा दिया था कि यह लड़की बहुत ख़तरनाक है। फिर डॉक्टर प्रताप ने उस लड़की से बात करनी शुरू की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कहने लगे, देखो तुम्हारा नाम जो भी है, मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। सच सच बताओ, यहाँ क्यों हो? ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो? ये सुनकर वह लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर उसने अपने बाल नोचने शुरू किए। डॉक्टर उसे कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, इसीलिए सही यही होगा कि तुम खुद ही सच सच बता दो। लेकिन हर तरह की कोशिश के बावजूद उस लड़की ने डॉक्टर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर लगातार उससे अलग अलग तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही थी। आखिरकार मैनेजर ने डॉक्टर को आवाज़ दी और कहा कि सर, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप बाहर आ जाइए। जैसे ही डॉक्टर उस लड़की के केबिन से बाहर निकलने लगा तो उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। डॉक्टर ने मैनेजर से कहा कि मेरा शक ठीक निकला, यह लड़की मुझे ज़रूर कुछ बताना चाह रही है। यह सुनकर मैनेजर भी हैरान हुआ। डॉक्टर फिर से लड़की के केबिन में गए, उसके सामने बैठ गए और लड़की से कहा कि जी भर के रो लो, रोना सेहत के लिए अच्छा है, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा।
वह काफ़ी देर तक रोती रही। काफ़ी देर बाद उसने रोना बंद किया और बोली कि मेरा नाम महक है और मैं एक जर्नलिस्ट थी। मेरी राहुल नाम के लड़के से मंगनी भी हो गई थी। हालांकि उस वक्त मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने इस शर्त पर कि शादी 1 साल बाद कर लेंगे, मेरी मंगनी कर दी थी। वह लड़का बहुत अच्छा था, मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत देता था। मंगनी के कुछ ही महीने बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मुझे जर्नलिस्ट बनने का बड़ा शौक़ था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं इस शौक़ को अपना प्रोफेशन बना बैठी। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे मना भी किया कि एक लड़की के लिए जर्नलिस्ट होना एक आसान बात नहीं है, ये एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। लेकिन मैंने अपने पिता से यही कहा कि बाबा, ये मेरा शौक़ है और जुनून भी, बस मुझे आप लोगों की आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मुझे कुछ भी ना होगा और मेरा आप लोगों से वादा है, मैं हमेशा हक़ और सच्चाई का साथ दूंगी और सच्चाई के रास्ते पर डटकर खड़ी हो जाऊंगी। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआओं के साथ मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। एक दिन मैं एक मशहूर मंत्री का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वे बहुत बिजी थे और मुझे इंटरव्यू लेने का मौका नहीं दे रहे थे। खैर, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मुझे उस मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। इंटरव्यू लेने के दौरान ही मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। आज तक मैंने सिर्फ उसे टीवी पर देखा था, असली ज़िंदगी में तो मैं उससे पहली बार ही मिल रही थी। मैंने जो भी कुछ उससे सवाल पूछती जाती, वह मेरे किसी सवाल का सही तरीके से जवाब ही नहीं दे रहा था, और अगर जवाब दे रहा था तो अजीब जवाब देता था। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से बहुत डर लगने लगा। मैं घबरा रही थी कि मैं ये कहाँ फंस चुकी हूँ। तभी मैंने अपनी ख़राब तबीयत का बहाना करके वहाँ से उठ खड़ी हुई और इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया। उससे आगे कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। हालांकि उसने मुझे चाय पीने के लिए रोकना चाहा था, लेकिन मैं तबीयत और जल्दी का बहाना करके बाहर निकल आई थी। मैं अपने घर पहुंची। मेरा बदन कांप रहा था और एक बहुत अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मंत्रियों की जब पोल खुलनी शुरू हो जाती है तो ये बड़ी सफाई से अपने रास्ते से लोगों को हटा देते हैं। न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। कभी अपना ख्याल आता, कभी अपने माता पिता का। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, परेशान था। अपने माता पिता को भी कुछ नहीं कह सकती थी। फिर मैंने इस बारे में अपने मंगेतर राहुल से बात की। उसने मुझे तसल्ली दी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा और दोबारा उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश मत करना, और ना ही उसका वह इंटरव्यू तुम लोगों के सामने लाना, क्योंकि ये मंत्री अपने ज़मीर से गिरे हुए होते हैं और अपनी कुर्सी और ओहदे को बचाने के लिए किसी को जान से मार देना उनके बाएं हाथ का काम होता है। यह भी ऐसे ही लोगों में से एक है। किसी भी वक्त यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। भलाई बस इसी में है कि इस तरह के लोगों से दूर रहा जाए। मैंने राहुल की सलाह मान ली और ख़ुद से भी ये वादा किया कि आज के बाद किसी भी मंत्री का मैं इंटरव्यू नहीं लूँगी। अपना दायरा सिर्फ आम जनता तक रखूँगी। मैं आम जनता के मसले दुनिया के सामने लाना चाहती थी, बस यही मेरा मकसद था। शाम के वक्त मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसमें एक आदमी ने मुझे कहा कि वह मेरे से मिलना चाहता है। इस आवाज़ को मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। भला मैं इस आवाज़ को कैसे भूल सकती थी। ये उसी मंत्री की कॉल थी। दरअसल मुझे उस मंत्री के कुछ राज पता चल गए थे, जो कि मैंने इंटरव्यू के दौरान उससे पूछे थे। बस इसीलिए वह मेरे पीछे पड़कर रह गया था। कॉल के दौरान उसने मुझे अपने घर चाय पर बुलाया था। वह कहने लगा कि कल शाम मेरे साथ चाय पियो। मैं उसका मकसद अच्छी तरह समझ रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, सर मैं ऐसे किसी से नहीं मिल सकती, दोबारा से आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, और मैंने जो आपका इंटरव्यू लिया है वह भी मैं डिलीट कर दूँगी। आप किसी भी तरह की परेशानी में ना रहिएगा, आपके राज ही रहेंगे। इसीलिए आप अपना कीमती वक्त मेरे लिए बर्बाद ना करें। वह बार बार इसी बात को कहे जा रहा था कि तुम खुशकिस्मत लड़की हो जिसे मैं मिलना चाहता हूँ। हालांकि कई लोग मुझसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन मेरे पास किसी के लिए कोई टाइम ही नहीं। वह इतना ढीठ इंसान था।
फिर मेरे लाख मना करने पर मुझे बार बार कॉल करने लगा और न जाने कैसी कैसी घटिया बातें मुझे कहता। उसके बार बार कॉल करने से मैं तंग आ चुकी थी। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा। जितनी गालियाँ मैं उसको दे सकती थी मैंने उसे दी और फिर अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसी दिन मैंने वह सिम निकाल कर फेंक दी और अपनी सिम बदल ली। फिर नए नंबर से राहुल को कॉल की और उससे कहा कि इसी हफ्ते अपने माता पिता को मेरे घर भेजो। मेरी ये बात सुनकर राहुल हैरान हुआ कि अचानक क्या हो गया। पहले तो तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं थी और 1 साल बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन अब अचानक शादी के लिए जल्दी कर रही हो। वह मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने कहा कि मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं और इन हालात में मुझे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ, जो मेरी मुश्किल में मेरा साथ दे और दुनिया की जालिम नज़रों से मुझे बचाए रखे। मैंने राहुल से ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ किसी भी तरह का कोई हादसा हो। आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से शादी के बारे में बात करो। वैसे भी मोहल्ले वाले भी बातें बनाते हैं कि बेशर्म लड़की है, अपने मंगेतर के साथ दिन रात घूमती रहती है। राहुल ने मुझसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं जाते ही माँ से बात करता हूँ और उन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। हमारी योजना ही थी कि सादगी के साथ शादी करेंगे और ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। उसने अपनी माँ को हमारे घर भेजा और उसकी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया और अगले हफ्ते की शादी पक्की कर दी गई। अब मुझे सुकून महसूस हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही राहुल की तरफ से एक कॉल आया जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। राहुल ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और ये सगाई ही तोड़ दी। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि सच में ही तुम राहुल हो, कहीं कोई फेक कॉल तो नहीं। तो वह कहता हाँ, चाहे तो मुझे मिल लो। फिर मैं उससे मिलने गई तो वह नज़रें झुकाए मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल एक बुज़दिल मर्द की तरह जिसने मुश्किल में मेरा साथ छोड़ दिया। नज़रें झुकाए ही मेरे सामने कहने लगा, मुझे अपने माता पिता और बहनों की इज्जत और जान बहुत प्यारी है। तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपने सारे ख़ानदान को खो दूँगा, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरे दिन मुझे दोबारा उस मंत्री की कॉल आई और कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एक एक करके सारे लोग तुमसे अलग हो जाएंगे और तुम अकेली रह जाओगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे नए नंबर तक उस मंत्री ने आखिर कैसे पहुंच पा ली थी, लेकिन वह किसी न किसी तरह मुझसे कांटेक्ट कर ही लेता था। हमारे मोहल्ले में जो दुकान थी जहां से हम सामान लेते थे, उस मंत्री ने उस दुकानदार को कुछ पैसे दिए ताकि वह मेरे पिता को ट्रैप करें, और दुकानदार ने मेरे पिता को ट्रैक कर ही लिया था। उसने चीनी के शॉपर में ड्रग्स के पैक रख दिए। बाबा भी घर पहुंचे ही थे कि हमारे घर पर अचानक पुलिस का छापा लगा। वह हमारे घर की तलाशी लेने लगे और बाबा जो चीनी लाए थे वह खोलकर चेक किया तो उसमें ड्रग्स बरामद हुई। उन्होंने हमारे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, बहुत से बर्तन तोड़ डाले और बहुत नुकसान किया। मेरे पिता और मुझको पकड़कर थाने ले गए। जेल में ही मेरे बाबा की तबीयत ख़राब हुई। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। वह एक बहुत इज़्ज़तदार इंसान थे और जेल से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं इधर जेल के अंदर ही रही। मुझे कैद की हालत में ही इस बात का पता चला कि बाबा अस्पताल में ही मौत की गहरी नींद सो चुके हैं। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं सदमे और सख्ते की हालत में खामोश और बेबस फटी फटी नज़रों से बस जेल की सलाखों को घूर रही थी। जिस थाने में मैं जेल में थी वहाँ के थानेदार ने उस मंत्री से मिले हुए थे। रात को थानेदार ने उस मंत्री को फ़ोन किया कि लड़की हमारे कब्ज़े में है, किसी भी वक्त उसे उठाकर ले जाएं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस मंत्री की चाल समझ चुकी थी। वह थानेदार मेरे पिता की उम्र का था। मैंने उस थानेदार से कहा, उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़कर मैंने उससे कहा कि ऊपर वाले से डरो, अपनी बेटी को मेरी जगह रखकर ज़रा सोचो, एक न एक दिन तुम्हें भी मरना है। न जाने किस तरह से उस थानेदार के दिल पर मेरी बातों का असर हुआ या क्या था। पहले तो मुझे घूर घूर कर देखने लगा और फिर जेल की सलाखों के साथ अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से मैं तुम्हें पागल खाने शिफ्ट करवा देता हूँ, वहाँ तुम बिल्कुल हिफाजत में रहोगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस थानेदार ने मेरे नाम की एक रिपोर्ट लिखी कि लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसीलिए उसे पागल खाने शिफ्ट किया जाए।
उस वक्त से लेकर आज तक मैं पागल खाने में अपने दिन गुजार रही हूँ और इस डर से बाहर नहीं जाती कि कहीं वह जालिम मंत्री मुझे ख़त्म ना कर दे। लड़की की सारी कहानी सुनकर डॉक्टर प्रताप ने सिर्फ इतना कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा। ये कहकर डॉक्टर प्रताप वहाँ से आ गए और उसके बाद उन्होंने उस मंत्री की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाई और एक वकील से कहलवाकर उस लड़की महक की ज़मानत करवाई। अब मंत्री की कुर्सी ख़तरे में थी क्योंकि उसके खिलाफ डॉक्टर प्रताप को ठोस सबूत मिल चुके थे। रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी थी कि महक को सारी कॉल्स उस मंत्री ने ही की थी और फिर लड़की को जान से मारने की धमकी के केस में उस मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। कई साल बाद महक ने सुख का सांस लिया और डॉक्टर प्रताप का बहुत शुक्रिया अदा किया। रिसर्च के सिलसिले में डॉक्टर प्रताप जर्मनी चले गए। महक से उनका कांटेक्ट बराबर रहा, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही महक का नंबर बंद हो गया और उसने डॉक्टर प्रताप से कनेक्शन ख़त्म कर दिया। डॉक्टर प्रताप महक के बारे में काफ़ी परेशान थे कि कहीं वह किसी मुसीबत में न हो। इसी परेशानी में वे महक को ढूंढने के लिए इंडिया वापस आए, लेकिन महक का कुछ पता नहीं चल सका। मंत्री जेल से बाहर आ चुका था, इसीलिए डॉक्टर प्रताप को मंत्री पर शक था कि कहीं उसी ने महक को गायब ना किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह मंत्री तो खुद महक की तलाश में था कि उसे सबक सिखा सके। इसी दौरान डॉक्टर प्रताप की महक के मंगेतर राहुल से एक मुलाकात हुई। वह अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि जिस वक्त उसे महक का साथ देना चाहिए था, उसने महक को बर्बाद होने के लिए अकेला छोड़ दिया था। वह रो रहा था और महक की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। 2 साल तक तो महक का कुछ पता ना चला। राहुल को लगता था कि शायद महक अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने शादी भी नहीं की थी और वह महक का बदला लेने के लिए उस मंत्री की जान लेना चाहता था। वह जानता था कि इस तरह का आदमी कभी भी सलाखों के पीछे नहीं रह सकता, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। उस मंत्री की एक जगह एक स्पीच होनी थी और राहुल ने उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। भीड़ में उसने अपना पिस्तौल निकाला, लेकिन फायर करने से पहले ही किसी ने उस पर फायर किया। फायर सीधा उसके सर में जा लगा। थोड़ी देर बाद ही राहुल ने देखा कि पुलिस किसी लड़की को पकड़कर ले जा रही है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह महक ही है, जिसने अपने आप को उस जालिम इंसान के डर की वजह से अपने आप को एक फ़कीरों की झोपड़ी में छुपाया हुआ था। उसकी सूरत बदल चुकी थी। उसकी सांवली सी रंगत सब लोगों को हैरान कर रही थी। डॉक्टर प्रताप और राहुल जेल में महक से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। वह बहुत सुकून से थी क्योंकि पिछले कई सालों से वह एक इंसान की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और उस इंसान ने उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। अब वैसे भी महक के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके माता पिता की मौत के कुछ दिन बाद गम में उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। अब वह बिल्कुल निडर थी। राहुल ने महक से माफ़ी मांगी तो उसने राहुल को माफ़ कर दिया। उसके बाद डॉक्टर प्रताप और राहुल ने मिलकर एक अच्छे वकील से बात की और महक को वहाँ से भी रिहाई मिल गई। उसके बाद महक ने अपनी एक संस्था खोली जिसमें वह सभी औरतों को ऐसे जालिम लोगों से दिमागी और जिस्मानी तौर पर लड़ने के तरीके सिखाती थी। कुछ दिन बाद राहुल ने महक से शादी कर ली और फिर उनकी ज़िंदगी पहले जैसी आसान और खुशहाल हो गई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी स्टोरी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।